जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि 2 महीनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश पीसीएस और एमपी पीसीएस की परीक्षाएं प्रस्तावित है, प्रारंभिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चूंकि हर आगामी परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत महत्व होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग आज इस लेक्चर में इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स या अर्थव्यवस्था से संबंधित इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है और उससे संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन इकोनॉमी की पेपर में सबसे जो कठिन सवाल आते हैं, माना जाता है कि यहीं से आते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसको हम लोग एनआईए शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। एनआईए के फादर कौन है, तो साइमन कुजनेट्स इसके पिता हैं और इन्होंने ही 1937 में जीडीपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार प्रस्तावित किया था। ठीक है, अब देखिए उस समय जब इन्होंने ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट प्रस्तावित किया था तो जीएनपी मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उस समय यूज किया जाता था, मोस्ट वाइडली यूजेड सिस्टम ऑफ क्या मेजरमेंट एट दैट टाइम फॉर इकोनॉमीज। ठीक है, लेकिन 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है और वहां पे यह जनरली सहमति के साथ स्वीकार किया जाता है कि नहीं, अब जीडीपी हम लोग जीडीपी को एक हम प्राइमरी वे के रूप में यूज करेंगे टू मेजर नेशनल इकोनॉमीज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अब ये एनआईए क्या होता है। एनआईए नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये क्या होता है, ये क्या है, मेथड टू मेजरमेंट ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कंट्रीज इनकम इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो पूरी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके मापन का तरीका है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए कई मेथड्स हैं, लेकिन जो बहुत ही सर्वमान्य मेथड्स हैं, या जब आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जब आप अध्ययन करते होंगे, ठीक है, तो उसमें आप जीडीपी पढ़ते होंगे, जीएनपी पढ़ते होंगे, ये वर्ड्स आपके सामने से गुजरते होंगे। तो असल में ये है क्या, ठीक है, तो ये क्या है, कैलकुलेट अ कंट्रीज इनकम को ये मेथड करने के लिए ये मेथड्स हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से देखते जाएंगे। पहले बहुत कठिन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं फॉर्मूला, हम लोगों ने कैलकुलेशन फॉर्मूला देखा है। अब देखिए अगर हमको ग्रॉस से, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल, ठीक है, ग्रॉस से अगर हमको नेट की ओर जाना पड़ेगा, शुद्ध या कुल की ओर जाना पड़ेगा, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और नेट से ग्रॉस की ओर जाना पड़ेगा तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना पड़ेगा तो एनएफआईए हम लोग प्लस कर देंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना पड़ेगा तो हम लोग एनएफआईए माइनस कर देंगे। अब देखिए ये एनएफआईए होता क्या है, एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और इसमें कह सकते हैं कि जो अब्रॉड से जो इंडिया में पैसा आया हुआ है, ठीक है, इनकम आई हुई है, माइनस इंडिया से जो अब्रॉड में गया हुआ है उसका वैल्यू होता है एनएफआईए। ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर हम लोग मार्केट प्राइस को, मतलब बाजार कीमत या चालू कीमत या वर्तमान कीमत को फैक्टर प्राइस में चेंज करना होगा तो माइनस करना होगा क्या, एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये हम लोग सब्सिडी को एडजस्ट करके निकालते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बिल्कुल आसान फॉर्म में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का यूज करके हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। देखिए जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बिल्कुल इतने में ही पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पीछे क्या देखा, जब हमको जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना पड़ेगा तो प्लस माइनस एनएफआईए करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी देश के लिए
जो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके संबंधी विदेश में रह रहे हो, ठीक है, तो वहां से जो वो पैसा भेजेंगे, ठीक है, समस्त भारतवासी जो विदेश में रह रहे हैं वहां से जो वो पैसा भेजेंगे, हो सकता है वो 100 रुपए हो, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी हो, 100 रुपए हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंडिया में रह रहे हैं और वो विदेश पैसा भेज रहे होंगे, तो हो सकता है वो 120 रुपए हो। तो इसलिए इस स्थिति में ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, हम लोग -20 हो गए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में से -20 कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग +20 होते तो यहाँ पे +20 करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से जीएनपी से अगर हम लोग एनडीपी की ओर आएंगे, अच्छा इसी का उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग जीएनपी से जीडीपी की तरफ जाएंगे तो भी ये प्लस माइनस एनएफआईए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जीएनपी से एनडीपी की तरफ आएंगे तो हम लोग प्लस माइनस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। एनडीपी से जब हमको एनएनपी निकालना होगा तो प्लस माइनस एनएफआईए करना होगा, और एनएनपी से अगर हम लोग को क्या करना होगा, जीडीपी निकालना होगा, तो प्लस माइनस एनएफआईए करना होगा। और ध्यान देना है कि हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस करना है, वैल्यू पुट करनी है डेप्रिसिएशन की। जीडीपी से शुरू हुआ, देखिए ये सर्किल जीडीपी से शुरू हुआ और जीडीपी पर आकर ही खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जीडीपी से एनडीपी की ओर आना हुआ तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, और जीएनपी से एनएनपी की ओर आना हुआ तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल जो ये पीछे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसी को यहाँ पे समझा दिया गया है पूरा ओपन करके। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब उसको थोड़ा हम लोग और खोलते हैं, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल, सकल। अब देखिए, इसी में इसकी पूरी परिभाषा छुपी हुई है। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन, ठीक। और प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो फाइनल है, अंतिम वस्तु या उत्पाद है, मध्यवर्ती नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत एक वर्ष में, मतलब निश्चित समयावधि होनी चाहिए, एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या होता है, जीडीपी कहलाती है। और जो वो निश्चित अवधि है वो इंडिया के संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को काउंट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला होगा, ठीक है, एक नया वर्ड आप यहाँ पे आपको मिला होगा, ये डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है। तो डोमेस्टिक बाउंड्री जो होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक बाउंड्री भी कहते हैं, और यह हमको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक बाउंड्री ऑलवेज ग्रेटर देन पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अच्छा, अब इसको समझते कैसे हैं, ये डोमेस्टिक बाउंड्री है क्या। देखिए, इसमें पहले तो भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री शामिल होगी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री शामिल होगी, ठीक है। हमारा जो अखंड भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये वाला हिस्सा शामिल होगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश के जो दूतावास हैं विदेशों में, वाणिज्यिक दूतावास, राजनीतिक दूतावास, वो जो है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जो वायुयान जा रहे हैं, जो जलपोत जा रहे हैं, जहाँ पे उनके कारण जो एक्टिविटी हो रही है उसको भी शामिल किया जाएगा। समुद्र में हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हम कुछ उत्खनन कर रहे हैं, खनिज निष्कर्षण कर रहे हैं, ठीक है, वो क्षेत्र भी डोमेस्टिक बाउंड्री में होगा। तो डोमेस्टिक बाउंड्री ऑलवेज ग्रेटर देन पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हम लोगों ने क्या देख लिया, जीडीपी देख लिया, ठीक है। अब देखिए, जीडीपी जनरली 2 टाइप का होता है, एक नॉमिनल होता है, एक रियल होता है। नॉमिनल सांकेतिक या नाम मात्र का जीडीपी, ठीक है। रियल क्या होता है, वास्तविक होता है। अब देखिए, अगर हम लोग सांकेतिक जीडीपी किसको कहते हैं, अगर ये देखें तो जो जीडीपी करंट प्राइस पे होगा, जीडीपी करंट प्राइस पे होगा, अगर किसी वस्तु का मूल्य इस समय 10 रुपए है तो ये क्या होगा, नॉमिनल। जरूरी नहीं है कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो वह उत्पादन में अधिकता के कारण बढ़ रही हो सकता है कि उत्पादन उतना ही हो लेकिन प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा हो, तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्लूडेड रहता है, इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी क्या है, इसको 2 टर्म और दिए जाते हैं, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी और इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी। अब देखिए,
इन्फ्लेशन करेक्टेड मतलब इन्फ्लेशन इसमें क्या होती है, नहीं होती है, रियल में क्या होती है, इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाता है। अब ये इन्फ्लेशन एडजस्ट कैसे करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, तो एक ऐसा वर्ष लेते हैं जिसको हम लोग बेस ईयर कहते हैं, वो CSO द्वारा निर्धारित किया जाता है, NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस आधार पे बेस ईयर प्रस्तावित होता है, बेस ईयर निश्चित होता है। तो ये जो बेस ईयर के आधार पे, चूंकि उस वर्ष को बेस ईयर माना जाता है जहां पे इन्फ्लेशन बहुत अधिक ना हो, ठीक है, डिफ्लेशन बहुत अधिक ना हो, ये वर्ष क्या होता है, बेस ईयर माना जाता है। तो भारत में जो माना गया है वो पहले जो था 2004-05 था, इस समय 2011-12 कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, द प्राइजेस एट विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एक्चुअली सोल्ड इन बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस, तो उसको मान लेते हैं हम लोग बेस ईयर, ठीक है। तो मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, एडजस्ट होता है, उसको कहते हैं वास्तविक इनकम। कई बार क्या होता है कि जो नॉमिनल इनकम होता है, अधिकांश बार या अधिक बार यही होता है कि जो नॉमिनल इनकम होता है वो होता ही यही है कि वो रियल इनकम से अधिक होता है हर समय, ठीक है, नॉमिनल इनकम रियल इनकम से हर समय अधिक होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन रियल इनकम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, जीडीपी में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो उत्पादन है वह कहां हो रहा है, उत्पादन देश की बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री में हो रहा है, चाहे उत्पादन कोई भी कर रहा हो, इससे इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता, भारतीय कर रहे हैं कि विदेशी कर रहे हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, कहां हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्पादन करने में कोई भी वस्तु अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया में निश्चित तौर पर क्या होता है, कुछ डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास होता है। आप मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए ग्लास बनाने की मशीन है, ठीक है, ग्लास जिससे हम लोग पानी पीते हैं, तो जिस मशीन से आप ग्लास बना रहे हैं समय के साथ उसकी कार्य क्षमता कम होती जाएगी, उसमें आपको मोबिल डालना पड़ेगा, उसमें घिसावट होने लगेगी मशीन में, तो उस जो वैल्यूएशन है, घिसावट का जो वैल्यूएशन है, उसी को डेप्रिसिएशन करते हैं। तो अगर हम जीडीपी में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है, ये देखिए उसी चीज को समझाया गया है। तो अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये कैपिटल एसेट्स जो हमारे पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जैसे देखिए इक्विपमेंट, अभी हमने मशीन की बात करी थी, व्हीकल्स एंड हाउसेज, ठीक है, ये क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन इनको यूज किया जाता है। तो एनडीपी जो होता है वो ऑलवेज लेसर देन जीडीपी होता है फॉर सेम ईयर। अगर उसी वर्ष का आप किसी, मान लीजिए अगर 2022-23 का अगर आपको एनडीपी निकालना होगा, तो आप जब आर्थिक सर्वेक्षण का जब आप आंकड़ा देखिएगा तो वो क्या होगा, जीडीपी की तुलना में कम होगा, ठीक है, एनडीपी ऑलवेज लेसर देन जीडीपी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा जीएनपी है, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने जीडीपी में देखा था कि उत्पादन कहां किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है, जबकि हम यहां ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में देखेंगे, नेशनल मतलब भाई हम भारतीय हैं, तो जो हमारे राष्ट्र के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें, जो इंडियन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उत्पादन, इसमें उसकी चर्चा की जाएगी, चाहे वो इंडियन कहीं भी रहते, अब्रॉड भी रहते हो, ठीक है, या अपने देश में रहते हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय सिटीजन्स एंड एंटरप्राइजेज, भाई कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ फर्म काम कर रहे होंगे, इन अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब देखिए, अगर हमको क्या निकालना है, जीएनपी निकालना है, अगर हमको जीएनपी निकालना है तो हमने क्या कहा, जीडीपी में से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जीडीपी में से हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए यहां क्या होगा, NFIA,
NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। लेकिन प्लस तो करेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में ये हमेशा, ये जो NFIA है ये हमेशा क्या रहा है, निगेटिव रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। हमने पहले इसके पहले चर्चा करी थी, उदाहरण जो हम लोग 120 रुपए और हम लोगों ने जो 100 रुपए वाला उदाहरण लिया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी थी। तो अच्छा, ये हमेशा निगेटिव क्यों होता है? तो इसके दो कारण है। क्या क्या कारण है? पहले तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसके कारण, दूसरा जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं फॉरेन लोन्स पे, उसके कारण ये हमारा सदैव निगेटिव में होता है। तो अगर हम इंडिया के संदर्भ में परीक्षा से में आपसे पूछे कि क्या होगा, तो इंडिया के संदर्भ में होगा GNP बराबर इज इक्वल टू GDP माइनस NFIA, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, NFIA 3 रूपों में प्राप्त होता है। प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है, आपके संबंधी अगर सऊदी अरब में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आयरलैंड में रहते हैं, तो वहां से वो जो भेज रहे हैं इसको प्राइवेट रेमिटेंस कहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, आपने जो, हमारे देश ने जो किसी देश को लोन दिया हुआ है उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक्सटर्नल ग्रांट्स, ठीक है, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझ लेते हैं। NNP, अब ये जो NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमने बताया था आपको पहले ही कि जब हमको G करना होगा, G से जब हमको कहां आना होगा, N पे आना होगा, नेट पे आना होगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, हम लोग कहां पे जा रहे हैं, G से कहां जा रहे हैं, नेट पे जा रहे हैं। तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, NNP आ जाएगा। अब GNP जो था वो GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन था, ये देखिए NNP, ठीक। तो अगर हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, लागत मूल्य पर NNP की बात करेंगे, तो उसी को नेशनल इनकम भी कहते हैं। नेशनल इनकम बाकी चीजों को भी कहते हैं, GDP भी एक नेशनल इनकम का हिस्सा है, ठीक है, GDP भी है, GNP भी है, ठीक है, NDP भी है। लेकिन हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं, उसका अर्थ ये है कि ये क्या है, कि ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द इनकम ऑफ अ नेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अगर हम इसी NNP को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, एनी कंट्री, तो ये क्या आ जाएगा, ये पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम को हम लोग इनकम, ठीक है, पर हेड पर ईयर भी कहते हैं, इनकम पर हेड पर ईयर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। अब हम लोग जो मार्केट कास्ट की वहां पे बात कर रहे थे या फैक्टर कास्ट की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, किसी भी देश के पास 2 सेट ऑफ कॉस्ट होते हैं और 2 सेट ऑफ प्राइस होते हैं, ठीक है, और उसी के आधार पे कंट्री को चूज करना पड़ता है किस आधार पे वो अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगी, ठीक है। हम लोग फैक्टर कॉस्ट के आधार, ये देखिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम, ठीक। चलिए अब देखिए, कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट भी दो होते हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस भी उसको कई बार कहते हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे। फैक्टर का हिंदी क्या होता है, साधन लागत। अब इसको हम लोग कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा वर्ड से ही या इसके मतलब से ही कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो इनपुट, जो मतलब जो लागत लगी हुई है, ठीक है, उसी का योग क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। अब देखिए 4 चीजें होती हैं, क्या क्या, रेंट्स ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजेस फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप।
अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है या साधन लागत मिल जाता है। अब देखिए मान लीजिए आपको एक पेन का निर्माण करना हो, तो पेन का जो ये प्लास्टिक है मान लीजिए वो 1 रुपए का आ रहा है, 1 रुपए में आपका तैयार हो जा रहा है। पेन पे लेबलिंग 1 रुपए में तैयार हो जा रही है, पेन की इंक आ जा रही है आपकी 2 रुपए की, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 रुपए हो गया। तो ये उस पेन की क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट हो गई। लेकिन यह पेन जब मार्केट में जा रहा है तो इस पे क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होकर यह पेन कितने रुपए में हो गई, 10 रुपए में हो गई। तो ये जो 10 रुपए है ये क्या हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसी चीज को आगे देख लेते हैं। यहां पे देखिए मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस या बाजार लागत। बहुत आसान भाषा में अगर हम इसको समझे तो जिस मूल्य पे कोई भी उत्पादक, मार्केट प्राइस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये इसका मतलब होता है एनआईटी। तो अगर किसी भी चीज को जो आप बाजार से खरीदते हैं, मान लीजिए पेन आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये उस पेन का मार्केट कॉस्ट हो गया। मतलब आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं किसी रिटेलर का कॉस्ट या शोरूम कॉस्ट जो होता है, शोरूम प्राइस होता है, वो क्या होता है, मार्केट कॉस्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्राइस की बात कर लेते हैं। एक होता है कांस्टेंट प्राइस, हमने पहले ही देख रखा है। करंट प्राइस हमने पहले ही देख रखा है, बताया ही था कि करंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। उदाहरण अगर देख लेते हैं, करंट प्राइस का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एमआरपी जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये क्या होता है, वर्तमान मूल्य या करंट प्राइस का उदाहरण होता है। ये देखिए ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन्फ्लेशन एडेड, ठीक होता है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसको प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं या इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित, ठीक है। देखिए इकोनॉमी जो है, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, अंतर्निहित अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में कई बार टर्म्स के लिए कई बार अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, परीक्षाओं में अलग शब्द ही यूज किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका शब्द एक ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ध्यान देना है, प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, ठीक है। क्या करता है, एवरेज चेंजेस। तो ये एवरेज चेंज किसको आधार बना के करता है, किसी बेस ईयर को, ठीक है। बेस ईयर को इंडिया में क्या है, मैंने बताया था 2011-12 ये इंडिया का बेस ईयर है, ठीक है। चलिए, तो इस बेस ईयर के आधार पर वर्तमान वर्ष में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में जो एवरेज चेंजेस हुए हैं वह जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी को दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो यह क्या करता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। ओवरऑल इन्फ्लेशन, ठीक है, समस्त अर्थव्यवस्था की समस्त वस्तुओं और सेवाओं में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसको इंडिकेट करता है, उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक। अगर इसका हम लोग सूत्र देखें तो इसका सूत्र है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वह है नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। ये जो वैल्यू आएगी वही होगा जीडीपी डिफ्लेटर, यही जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाएगा। परीक्षा में पूछा गया है कि जीडीपी डिफ्लेटर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये किया जाता है। अब अच्छा, जो सीपीआई होता है, सॉरी यहीं पे बता देते हैं, जो अब आप कह सकते हैं कि जब ये इन्फ्लेशन मापता है तो सीपीआई का भी यूज होता है इन्फ्लेशन मापने में, सीपीआई डब्ल्यूपीआई का भी यूज होता है इन्फ्लेशन मापने में। तो
ये जो है कुछ निश्चित वस्तुओं का निश्चित वस्तुओं तक ही ये सीमित है लगभग। ये क्या है, एक बास्केट है और इस बास्केट में जितनी वस्तुएं शामिल हैं, ठीक है, केवल इन्हीं वस्तुओं में जो इन्फ्लेशन या जो प्राइस चेंजेस हुए हैं केवल इन्हीं की गणना करता है। लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है यहाँ पे हमने बताया क्या ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है इस बास्केट में जरूरी नहीं कि केवल जो हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तु उत्पादित हुई हो केवल वही शामिल किया जाए, ठीक है। किसी दूसरे देश से जो वस्तु आई है उसमें जो कीमतों में चेंजेस हुए हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या कहता है, केवल देश की किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी की ही वस्तुओं से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको। चलिए आगे चलते हैं अगले उस पे, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। तीन मेथड है, ठीक है। अब तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये परीक्षाओं में पूछा गया कितने मेथड है। तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो इसमें क्या आता है, एनीथिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कोई भी वस्तु अगर भारत में प्रोड्यूस्ड की जा रही है तो निश्चित तौर पे जाहिर तौर पे उसके लिए कुछ मतलब खरीदा भी जा रहा होगा। तो कोई ना कोई वस्तु बन रही है तो उसके लिए निश्चित तौर पे कोई रुपए देके उस वस्तु को, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा होगा, वो उसको खरीद रहा होगा, क्योंकि मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, जीडीपी क्या हो जाता है, कस्टमर का प्राइवेट कंजप्शन जो हो गया वो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट का जो खर्च हो गया वो हो गया, और क्या हो गया, और हो गया आपका x माइनस एम मीन्स इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम लोग कई बार एनएक्स भी कहते हैं। x माइनस एम को क्या हम लोग कहते हैं, एनएक्स भी कहते हैं, ठीक है, एनएक्स भी कहते हैं। तो ये इस चीज को अगर हम जोड़ देंगे तो इतना ही रुपया व्यय किया गया है, किसी वस्तु को खरीदने में यही इतना ही रुपया व्यय किया गया है, तो वही क्या आ जाएगा, देश का जीडीपी आ जाएगा। देश का क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। इसको हम लोग कई बार परीक्षाओं में जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स के द्वारा भी इसको देखते हैं, क्योंकि एनएक्स क्या इंडिकेट करता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस। करंट मार्केट प्राइसेस मतलब वर्तमान चालू कीमत, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन एडेड होता है। आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो भाई वर्तमान कीमत ही देंगे, तो यही वर्तमान कीमत, कंज्यूमर का वर्तमान कीमत, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी वर्तमान कीमत के आधार पर ही इन्वेस्ट होगा, ठीक है, वो वर्तमान कीमत। गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, अभी खरीद रही है तो अभी का कीमत देगा, वो भी वर्तमान कीमत ही होता है। अब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप चालू कीमत ही तो देते हैं। इस समय जो वस्तु है उसी के जो प्राइस होगा वही तो कीमत देंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस कहते हैं। अब हम प्रोडक्शन मेथड देख लेते हैं। प्रोडक्शन मेथड को जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। अब हम जीवीए थोड़ा समझ लेते हैं। जीवीए क्या होता है असल में, देखिए जीवीए होता है, पहले जीवीए से पहले हम लोग वैल्यू एडेड समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको पेन बनाना हुआ, ये पेन बनाना हुआ, तो इस पेन का प्लास्टिक कितने में आया, इस पेन का प्लास्टिक आया मान लीजिए 5 रुपए में आया। इस पे जो कारीगरी का खर्च है, जो लेबर है, ये सब जो मिला के मान लीजिए 5 प्लस 3 रुपए और आ गया, बराबर 8 रुपए इस पेन को बनाने में खर्च हुआ, ठीक है। तो ये जो 8 रुपए खर्च हुए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, यही तो प्रोडक्शन में खर्च हुआ, इसको हम लोग कहेंगे वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड कहेंगे। हर बार देखिए वैल्यू एडेड होती जा रही है, ठीक है। पहले 5 रुपए, फिर 5 में 3 वैल्यू एड हुआ तो 8 रुपए हो गया। अब देखिए ग्रास वैल्यू एडेड की बात होती है, ग्रास वैल्यू एडेड की बात हो रही है, ठीक है। ग्रास वैल्यू एडेड क्या है, तो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो इन सभी सेक्टरों के द्वारा उनके सेक्टर में जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, उन सभी को मिलाकर अगर ऐड किया जाए तो जितने का उत्पादन हुआ है उसी को क्या कहेंगे,
ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। इसको हम लोग प्रोडक्शन भी कहते हैं। प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं, पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे उसको उदाहरण के द्वारा समझाया भी गया है, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट होता है, किस तरीके से वैल्यू एडेड कहते हैं। अगर ये जो आ जाए इसको जीवीए भी कहते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस कहते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनकम मेथड के द्वारा इसको WIPR कहते हैं, WIPR। अच्छा, WIPR क्यों कहते हैं अभी हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, द मेथड फॉलोज द सिंपल आइडिया वॉट एवर द इज मेड इन इंडिया इज इट्स रेवेन्यू मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब जो कुछ भी, मान लीजिए ये पेन निर्मित हो रहा है भारत में, तो इस पेन में जो कुछ भी प्रोडक्शन जिस चीज से भी हुआ है उन सभी को उसका मूल्य वितरित कर दिया जाए, यही कहता है इनकम मेथड। अब देखिए, ये पेन बनाने में क्या कुछ लेबर लगे होंगे, तो उनको क्या दे दिया जाए, वेज दे दिया जाए। मे बी कैपिटल आपने लिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, तो उनको दे दिया जाए, उनका इंटरेस्ट दे दिया जाए, ठीक। प्रॉफिट्स, कोई इसका मालिक होगा, कोई इंटरप्रेनर होगा, तो उसको प्रॉफिट दे दिया जाए, ठीक है। आपने जिस जमीन पर, जिस भूमि पे अपनी जो है फैक्ट्री लगाई है, मे बी आपकी खुद की हो, मे बी उधार का हो, तो उसको उसका रेंट दे दिया जाए। तो अगर इसको हम लोग दे देते हैं तो वही होता है WIPR या इनकम मेथड, क्योंकि हम लोगों ने जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर थे, ठीक है, लेबर हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, आपका मालिक हो गया, इंटरप्रेनर जो कि जोखिम लेता है, ठीक है, जो ये लोग थे, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, या आप इसको क्या कह सकते हैं, कैपिटल हो गया, जो ये लोग थे, ठीक है, इनको इनका भुगतान कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनकम मेथड के जरिए, इनकम मेथड उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जीडीपी एट करेंट फैक्टर कॉस्ट, इसको कहते हैं जीडीपी एट करेंट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। चलिए, अच्छा, जो हम लोगों ने पढ़ा, अब उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस यूपीएससी और अदर्स स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम, अगर कोई ओपन इकोनॉमी है और नेशनल इनकम को वाई से डिनोट किया जा रहा है, CIGXM स्टैंड फॉर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो नेशनल इनकम किसको कहा जाएगा, नेशनल इनकम क्या है, यह प्रश्न पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, तो प्लस एक्स तो नहीं होता, निकाल दिया। y इज इक्वल टू आई प्लस जी माइनस XM, ये भी नहीं होता भैया, ठीक है, ये भी नहीं होता। कंजप्शन कहाँ गया, प्राइवेट कंजप्शन। y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, C होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, जो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय टर्म है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस चीज को हम लोगों ने सबसे शुरुआत में ही देखा था आसान रूप में, फिर उसको हम लोगों ने थोड़ा ओपन भी किया था, ठीक है। पहला नहीं है, इस आधार पे पहला नहीं है, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यह भी नहीं है, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये देखिए है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज कॉल्ड। हम लोगों ने क्या कहा था, जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी का रेशियो क्या होता है, इनटू 100
इसका रेशियो क्या होता है, इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा, परचेज पावर पैरिटी के आधार पे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच इज अ मेजर ऑफ जीडीपी पर पर्सन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन। जीडीपी पर पर्सन मतलब क्या होता है, जीडीपी पर पर्सन मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो जीडीपी पर कैपिटा, ये ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से जो नीचे दिए गए हैं इसमें से सही कौन सा है, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं, ये नेट नहीं होता, ठीक। चलिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जो ऑप्शन मिल जा रहा है उसको हम लोग तुरंत टिक कर ले रहे हैं, नीचे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को दिख जा रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करिएगा तो पूरे ऑप्शंस पढ़िएगा, ठीक। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, इसको क्या कहते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम लोगों ने इसको देखा था। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं नेशनल इनकम। तो एनएनपी एट इक्वल टू नेशनल इनकम ऑलवेज मोर देन जीडीपी, जीएनपी मोर देन नेशनल इनकम लेस देन नेशनल इनकम, तो इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, ठीक है। एनएनपी ठीक एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा रियल इनकम। ऑप्शन डी इसका सही है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो व्यक्ति की जब आय बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए ये आ गया नाम मात्र का, सांकेतिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। इट शोज अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। बिल्कुल नहीं भैया, ये तो बढ़ा हुआ दिखाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाई कंसिडरिंग द करंट प्राइसेज, यह सही है, बाकी और देख लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाई कंसिडरिंग द बेस प्राइसेज, नहीं, यह नहीं है। बेस प्राइस पे क्या होता है, बेस प्राइस पे रियल वाला होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना है हमको। नन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्यों? क्योंकि यह करंट प्राइसेस पे होता है, नॉमिनल। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज दैट, अब ये क्या है डिफरेंस, अगर नॉमिनल एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है, अब देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी यूजेस प्राइसेस लेवल ऑफ सम बेस ईयर, नहीं, बेस ईयर का कोई प्राइसेस ईयर नहीं होता, करंट ईयर यहां पे होगा, CURRENT। अगर इसको करंट ईयर होता, ठीक है, करंट ईयर होता तो ये सही होता, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी यूजेस एक्चुअल प्राइस लेवल, ठीक है, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। एक्चुअल प्राइस लेवल क्या है, अभी वर्तमान में अगर पेन का मूल्य 10 रुपए है तो यही तो करंट मूल्य भी है और वास्तविक मूल्य भी है, ठीक है, तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी यूजेस एक्चुअल प्राइस लेवल। चलिए आगे चलते हैं। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, ठीक है, किसी कंट्री का नेशनल इनकम किसी दिए हुए वर्ष के लिए किसके बराबर होगी, यह प्रश्न में पूछ रहा है। तो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स
द सम ऑफ टोटल कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसमें अधूरा है। द सम ऑफ पर्सनल इनकम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, देखिए पर्सनल इनकम भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, कई प्रकार का होता है। तो द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है वह, अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, तो कहाँ हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, ये इसमें अस्पष्ट है। तो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, ठीक है, ये इस प्रश्न का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए हल्का हल्का प्रोडक्शन मतलब किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में जिन भी उस प्रोडक्शन प्रक्रिया में जिन भी वस्तुओं का उपयोग किया गया केवल उसके कीमत को जोड़ा जाता है। इनकम मेथड में जो उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अगर उनको उनका पेमेंट कर दिया जाए तो केवल उसको जोड़ा जाता है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो जो व्यक्ति खरीद रहा है मार्केट में आने, ये क्या होता है प्रोडक्शन के लेवल पे होता है, ये प्रोडक्शन के लेवल पे होता है और ये मार्केट के लेवल पे होता है। जब मार्केट में आ जाता है तो जिस कीमत पे खरीदा जा रहा है जो चीज, जो चारों लोग हैं कंजप्शन, जो प्राइवेट कंजप्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है और किसी चीज को लेने के लिए जो गवर्नमेंट का जो कंजप्शन है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो हो गया। और उसके बाद क्या होता है, NX होता है। NX मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द जीडीपी डिफ्लेटर इज पब्लिश्ड बाय, मैंने बताया था किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा होती है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हो गया। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, किसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश्ड होती है और बेस ईयर किसके द्वारा आधार पर तय किया जाता है, रेपो रेट कौन तय करता है, ये जैसे जैसे चैप्टर आएगा हम लोग इसको देखते चले जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फंक्शन क्या है, प्रश्न यह पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या फंक्शन है, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट evaluates the entire range of goods and services produced in the economy. It shows real GDP growth on the basis of current production. The GDP deflator is in real terms while the CPI is a nominal terms. ऐसी कोई बात नहीं है, none of the above, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये देखिए, इन्फ्लेशन मेजर करता है दैट इवेल्युएट्स द इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो किसी इकोनॉमी में जो सभी वस्तुओं एवं सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए अगला, चलिए इसी के साथ जो हमारा ये है वो समाप्त हो रहा है, आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, फिर उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आपको ये श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना विश्वास, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें और यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे और भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं पीसीएस से संबंधित, चाहे गौतम सर का ज्योग्राफी का क्लास हो या प्रभात सर का हिस्ट्री का क्लास हो, तो उससे भी आप जुड़े रहे, या मेरा करंट का क्लास हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 ईयर का मंथ बाय मंथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए, निश्चित तौर पे आपके लिए परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।